हेलो एंड वेलकम टू लर्न इजी क्लासेस। बच्चों, आज हम इस वीडियो में डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, जिसमें हम आज की वीडियो में बात करेंगे डेफिनेशन डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट आर इट्स फीचर्स, इसके फीचर्स क्या हैं, और ये किस तरीके से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे अलग है। लास्ट में बात करेंगे व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर सिस्टम्स। कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उन एग्जांपल्स के बिहाफ पे हम ये प्रूव करेंगे या हम ये कहेंगे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे अच्छा है नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम से। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसके वर्ड्स पे देखते हैं कि वर्ड्स क्या कहता है, इस वर्ड की क्या मीनिंग होती है। तो द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कहाँ, किस वर्ड से? ग्रीक वर्ड से बना है। कौन से ग्रीक वर्ड से? डेमोक्रेशिया से। इन ग्रीक डेमोस मीन्स, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। डेमोक्रेशिया को डेमोस और दूसरा क्रेशिया। तो डेमोस का मतलब होता है पीपल, डेमोस का मतलब है आपका पीपल, लोग, और एंड क्रेशिया का मतलब है रूल, यानी कि डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपुल, यानी कि ऐसा सिस्टम जहां पर लोग, यहाँ पर उस कंट्री के लोग रूल करते हों, वो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम हो सकता है। ज्यादातर जगह रिप्रेजेंटेटिव तरीके हैं रूल्स के। तो जहां पर अल्टीमेटली पावर किसको है? लोगों को है वहां के। तो कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें रूलर्स जो होंगे, जो भी हेड ऑफ द स्टेट होंगे, वो कैसे होंगे? इलेक्टेड होंगे। और उनको इलेक्ट कौन करेगा? पीपल करेंगे। इसका मतलब है कि रूलर्स वो होंगे जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, चुने गए हैं। इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, किसी भी प्रकार की उसमें घपलेबाजी या धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, लोग कौन होंगे? उस कंट्री के सारे सिटीजन्स जो कि वोटर हैं, वो सारे के सारे वोट करेंगे। वो लोग वहां के, वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब इन तीनों चीजों से जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो कैसी गवर्नमेंट होगी? वो एक डेमोक्रेटिक नेचर की गवर्नमेंट होगी। ओके, आइए अब देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स को हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि क्या एक्चुअल में डेमोक्रेसी है या सिर्फ नाम मात्र की डेमोक्रेसी है। इस बात के लिए हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स कुछ कंट्रीज के देखेंगे और उससे ये पता करेंगे कि क्या एक्चुअल में डेमोक्रेसी है या सिर्फ कहने के लिए है। तो पहला अगर हम देखें, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि जो भी डिसीजन मेकिंग पावर हैं वो किसके पास होने चाहिए? वो उन लोगों के पास होने चाहिए जो कि इलेक्ट किए गए हैं। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, जिनको लोगों ने चुना गया है। वो ही उस कंट्री के जो भी डिसीजन लेने हैं, जो भी सुप्रीम डिसीजन लेने हैं, वो ही ले सकते हैं। अगर कोई और ले रहा है तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी नहीं हो रही है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, 1999 में क्या हुआ था? पाकिस्तान में क्या हुआ था? उसके पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, अच्छे से काम कर रही थी। उसके बाद वहां पर क्या हुआ? परवेज मुशर्रफ जो एक कमांडिंग आर्मी कमांडर थे, आर्मी के हेड थे, उन्होंने क्या किया? वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के खुद क्या किया? अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री घोषित कर दिया, यानी कि वो खुद प्रेसिडेंट बन गए। और 2002 में उन्होंने क्या किया? एक रेफरेंडम यानी कि एक जनमत लेके आए और उन्होंने ये कहा कि जो भी लोग चुने हुए हैं नेशनल असेंबली में या जो स्टेट की असेंबली में जो लोग चुन के आए हैं, उन्होंने उनको खत्म करने का एक ऑर्डर निकाल दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो लोग चुने, वैसे तो जो लोग चुने हुए थे वो तो खत्म हो गए, और अब क्या हुआ? आर्मी जो भी आपके शासन में पहुंच गए, जो भी हेड ऑफ द स्टेट यानी टॉप मोस्ट पोजीशन पे हो गए लोग, वो कैसे हो गए? वो तो गवर्नमेंट, वो तो लोगों के द्वारा चुने नहीं हुए। परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? वहां पर अपने अपने लोगों को वहां पर उन्होंने पोस्ट क्रिएट करी, पोस्ट दी। और फिर क्या हुआ? यानी कि जो जो अपेक्स पावर डिसीजन होना चाहिए वो किसके द्वारा होना चाहिए? इलेक्टेड पीपल्स के द्वारा होना चाहिए। लेकिन वहां पर क्या हुआ? वहां पर परवेज मुशर्रफ ने इलेक्टेड नहीं बल्कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वहां पर पावर दे दी। तो ये एक तरीके की क्या थी? डेमोक्रेसी नहीं थी, और वहां पर डेमोक्रेसी का फेल्योर था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन पावर होना चाहिए वो उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो जिनको लोगों ने चुना हुआ है। क्लियर?
तो ये तो हुआ पहला। दूसरा, इसका दूसरा फीचर्स देखें, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इंपॉर्टेंट बहुत है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हैं? वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। वहां पर दोनों चीजें होनी चाहिए, यानी कि जो भी करंट में पावर में है उसको भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा विनिंग पे ही रहे, उसके भी लूज, वो भी हार सकता है इलेक्शन, या जो भी ऑपोजिशन में है वो इलेक्शन जीत के पावर में आ सकते हैं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। अब मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं इसके लिए। एक एग्जांपल लेते हैं चाइना का। चाइना में क्या है, चाइना की जो नेशनल असेंबली है, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, और उसमें करीब 3000 यानी 3000 मेंबर्स हैं, और वो चाइना के डिफरेंट पार्ट से इलेक्ट होके आते हैं। कुछ उसमें से कुछ मेंबर जो हैं आर्मी के द्वारा, आर्मी से आते हैं उनमें से कुछ मेंबर्स, ठीक है। और एक वहां पर जरूरी है कि चुनाव से पहले, जब भी इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन से पहले आपको, चूंकि वहां एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, तो आपको इलेक्शन लेने के लिए क्या होगा, कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब यहां पर क्या हुआ, एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी, और उसी पार्टी में क्या करना है, उसी पार्टी, वही पार्टी आपका इलेक्शन लड़ेगी, वही पार्टी जीतेगी या वही पार्टी हारेगी। यानी कि क्या हुआ, एक ही पार्टी है, वहां उसको वही जीतना है, उसी को हारना है। यानी कि रेस में अगर एक ही लोग हैं तो हारना और जीतना कोई अंतर नहीं रहेगा, जीत ही जीत होनी है। तो ये चीज क्लियर नहीं हुई यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी वहां कैसी बनेगी, वो हमेशा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनेगी। तो ये एक तो जब कम्युनिस्ट ही की हर जगह है, तो जरूरी नहीं है कि वहां इलेक्शन बहुत फेयर हो, लोगों को अपनी पसंद के लोगों को, या पसंद के जो है आइडियोलॉजी वाले लोगों को चुनने का फ्रीडम नहीं है वहां पे। तो एक तो चीज ये हुई। दूसरी, एक एग्जांपल लेते हैं मैक्सिको का। मैक्सिको में क्या स्थिति हुई, वो मैक्सिको जो है 1930 में आपका इंडिपेंडेंट हुआ, और 1930 में 2000 तक वहां पर एक ही पार्टी रूलिंग पे रही, जिसको बोलते हैं पीआरआई, इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी पार्टी। और मजे की बात तो ये है कि मैक्सिको में कभी भी न डिक्टेटरशिप, जैसे पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप हो गई थी मुशर्रफ के टाइम पे, वहां पर ऐसा नहीं, वहां पर ना डिक्टेटरशिप हुआ, ना आर्मी का रूल आया। तब भी वहां पे क्या हुआ, एक लंबे समय तक एक ही पार्टी ने रूल किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था कि वहां पर फेयर इलेक्शंस नहीं हुए कभी भी। फेयर इलेक्शन कैसे नहीं हुए, वहां पर क्या होता था, जो पीआरआई पार्टी है, वहां उस पार्टी पे जो वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, वो उसकी पार्टी पर क्या करते थे, उसकी पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करते थे। वहां के जो टीचर्स हैं, जो वोटिंग के लिए अरेंजमेंट करते हैं, वो सारे के सारे क्या, लोगों को जबरदस्ती पीआरआई के फेवर में वोट करने के लिए प्रेशराइज करते थे। इसलिए क्या हुआ, वहां पर एक ही पार्टी कंटिन्यूअसली जीतती चली गई। और फिर ये क्या हुआ, इसका मतलब वहां पर डेमोक्रेसी तो स्टेब्लिश हो गई, लेकिन क्या एक्चुअल डेमोक्रेसी हुई? नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए जो दूसरा फीचर है वो क्या होना चाहिए, इलेक्शन जो है मस्ट बी फ्री एंड फेयर। और इससे क्या होगा, इससे एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होगा, और जो भी ऑपोजिशन में होगा उसके चांसेस होंगे। इससे गवर्नमेंट को क्या होगा कि अच्छा काम नहीं करेगी तो रोल बैक होने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। इसलिए क्या होगा, इससे गवर्नमेंट हमेशा लोगों के फेवर में काम करने के लिए प्रयास करेगी। ठीक, तीसरी बात करते हैं, इसका तीसरे जो फीचर्स है उसमें क्या है, इन द डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट। यानी कि जो भी एडल्ट सिटीजन जैसे हमारे इंडिया में है, वोटिंग के लिए कितनी है एज, 18 ईयर एज है। तो 18 ईयर एज में जो भी वोटिंग में जिसका नाम आ जाएगा, वो क्या होगा, उसका एक वोट होगा, वन वोट। एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, और हर एक वोट का एक वैल्यू होगी। यानी कि वोट की वैल्यू भी किसी की भी होगी, वो सबकी बराबर होगी, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी और कास्ट का हो या किसी भी रिलीजन का हो, तो उसके वोट की वैल्यू क्या होगी, वो बराबर होगी। इसमें बहुत जगह ऐसा देखा गया है, जैसे सऊदी अरेबिया में है। सऊदी अरेबिया में 2015 यानी 2015 तक वहां पे विमेंस, जो महिलाएं थी, उनको वोटिंग राइट नहीं थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर आप किसी को वोटिंग राइट से अलग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो वो उनके लिए आवाज कौन उठाएगा जब उनका रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है कोई।
तो 2015 के बाद सऊदी अरेबिया में महिलाओं को दिया गया। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर अगर कोई सिटीजन वहां की सिटीजनशिप अडॉप्ट करता है तो उसके वोटिंग राइट्स उतने उतने वो नहीं होते हैं मजबूत जितने कि वहां के ओरिजिनल जो सिटीजन्स हैं। जैसे एस्टोनिया एक कंट्री है यूरोप में। एस्टोनिया में क्या होता है, जो रशिया ओरिजिन के लोग हैं और भले ही उन्होंने एस्टोनिया की सिटीजनशिप ले ली हो तो उनके वोट की वैल्यू क्या होती है, इक्वल नहीं होती है वहां पर, वो उनके वोट कम माने जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर सिटीजन है तो वोट बराबर होने चाहिए, एक चीज ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है जो भी रूल बनाएगी या जो भी काम करेगी वो क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो भी उस चीज के लिए अलाउ कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके दायरे में रहकर, उसके अंदर रहकर, उसकी सीमा के भीतर रहकर ही काम करेगी। और इससे क्या होगा, दूसरी चीज, सिटीजन्स के राइट जो है कभी भी वायलेट नहीं करेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में ही सबसे ज्यादा सिटीजन्स को राइट मिलते हैं, बोलने के, रिलीजन फॉलो करने के, पढ़ने के, जॉब एक्वायर करने के, और जो भी चीजें हैं वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है उसमें सिटीजन्स के राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट जो है कोई भी इस तरीके की काम नहीं करेंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। ओके, देखा कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या थे। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी क्यों डेमोक्रेसी को ही इतना अच्छा सिस्टम माना गया है और अदर सिस्टम्स की बात करेंगे, कौन से अदर सिस्टम है। तो वाइट डेमोक्रेसी के लिए हम दो चीजें बात करेंगे, क्यों डेमोक्रेसी अच्छी है कि बुरी है, इस बात का पता चलेगा। कुछ हम पहले हम कुछ आर्गुमेंट की बात करेंगे जिसमें हम पहले अगेंस्ट में बात करते हैं कि कौन से जो आप बातें हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं या डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, और कौन सी बातें हैं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं। तो पहले बात हम देखेंगे आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो अगर हम पहली बात देखें कि क्या डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि आप लोग बहुत समय देखते होंगे कि जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स कीप चेंज इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो रैपिड चेंज होती रहती है, और लीडर्स जो होंगे वो एक बार इलेक्ट होंगे, जरूरी नहीं है कि वो अगली बार इलेक्ट हो ही पाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि लीडरशिप में क्या होती है, एक अनसर्टेनिटी रहती है, एक अनस्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए क्या होता है, ये कहा गया है कि डेमोक्रेसी में एक इनस्टेबिलिटी रहेगी, अगर क्योंकि लीडरशिप क्या होता है, हर बार चेंज होती रहती है। दूसरी बात करते हैं, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट political competition and power play, there is no scope of morality। आप रिसेंटली मैं एक एग्जांपल दूंगा, डेमोक्रेसी क्या है, एक पॉलिटिकल कंपटीशन है, किस चीज का, पावर प्ले का। कुल मिला के पावर गेम है पूरा का पूरा, जिसको भी पॉलिटिक्स में जाना है वो पावर के लिए ही जा रहा है, और यहाँ पर मोरालिटी का कोई भी स्कोप नहीं है। जैसे आप रिसेंटली देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में किस तरीके की चीजें हुई हैं, वहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, दोनों जगह एमपी में भी थी और राजस्थान में भी थी। दोनों जगह क्या हुआ, एक अनसर्टेनिटी हुई। यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे वो कभी एक पार्टी में आ रहे हैं, कभी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो ये एक मोरालिटी का मुद्दा है, और जो कि यहाँ पर डेमोक्रेसी में मोरालिटी की कोई भी, यहाँ पर सारे के सारे कैसे अपॉर्चुनिस्टिक हैं, कोई भी मोरल नहीं है। पहले एक चीज ये हो गई। अगला क्या है, सो मेनी पीपल हैव टू कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज करनी है, कोई लॉ बनाना है, कोई एक्ट बनाना है, कोई स्कीम लॉन्च करनी है, तो उसमें क्या होता है, एक बहुत लंबी चेन होती है, बहुत लोगों से बात करनी होती है, एक चेन से दूसरे चेन, दूसरे चेन से तीसरे चेन, या एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चीज जाती है। तो इसमें बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा डिले होता है, और चूंकि कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है डेमोक्रेसी में वो बहुत लेंदी है, इस वजह से चीजों में डिले होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो ये भी एक तरीके से आर्गुमेंट ऐसा है जो कि डेमोक्रेसी को फेवर नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू
बैड डिसीजन। इसमें होता क्या है कि मेंबर जो है एक जगह से लीड करके गया है और उसको एक्ट बनाना है पूरे देश के लिए, या उसको जरूरी नहीं है कि जिस जगह से वो इलेक्ट होके गया है उस जगह ही वो पूरे लोगों को की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझ पाए, उनके इंटरेस्ट को समझ पाए। तो उससे क्या होता है, डिसीजन लेने में जो है थोड़ा सा दिक्कत आती है और कभी कभी डिसीजन जो है गलत निकल के आते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है डेमोक्रेसी का, क्योंकि जो उनका लीडर है वो उनको उनका बेस्ट इंटरेस्ट नहीं जानता है। एक चीज तो ये हो गई। फिर बात करते हैं डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। चूंकि सारा का सारा डेमोक्रेसी का जो भी रोल है, जो भी खेल है, जो भी काम है, वो कैसा है, वो इलेक्शन बेस्ड है। और इलेक्शन में क्या है, अगर भारी भरकम पैसा लगाया गया है, अगर बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंड किया गया है पैसा, जो है पैसा बहुत ज़्यादा इलेक्शन में खर्च किया गया है, तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो भी लीडर इलेक्ट होके जाएगा वो अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया इलेक्शन में। तो करप्शन के चांसेस क्या हैं, बढ़ सकते हैं। क्लियर। तो डेमोक्रेसी का एक ये भी एक बैड इफेक्ट ही है कि बहुत महंगी जो है चुनावी व्यवस्था भी चीज़ों को खराब कर सकती है। और लास्ट में बात करते हैं अगेंस्ट में कि ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। बहुत सारे लोगों को हमारे यहाँ का संविधान ही नहीं पता, कानून नहीं पता, उनके अपने राइट्स नहीं पता होते हैं, तो उनको ये चीज़ डिसाइड करने में बहुत मुश्किल होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इन जो 6 पॉइंट्स हैं, इन 6 पॉइंट्स में हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ डेमोक्रेसी सफ़र करती है, किन किन चीज़ों में जहाँ डेमोक्रेसी जो सिस्टम है वो थोड़ा सा लोगों के फैमिलियर नहीं है या लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम बात करेंगे, ये तो इन चीज़ों के अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी के फेवर में हैं, और वही चीज़ें डेमोक्रेसी को इस समय का सबसे बेस्ट सिस्टम बना के दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं फेवर में कुछ आर्गूमेंट। वाई डेमोक्रेसी आर्गूमेंट फॉर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी के फेवर में कौन कौन से आर्गूमेंट होंगे। पहला देखते हैं, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की कैसी फॉर्म है, सबसे ज्यादा अकाउंटेबल फॉर्म है। अकाउंटेबल फॉर्म के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं छोटा सा। इंडिया और चाइना दो पड़ोसी कंट्रीज हैं, दो नेबर कंट्रीज हैं। इसमें क्या हुआ, 1958 से लगाकर 1960 तक, 1961 तक, 3 साल तक लगभग यहाँ पर बहुत सारा क्या हुआ, सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, और बहुत सारे लोग जो है उसकी वजह से भूखमरी के शिकार हुए, भूख की वजह से मर गए। चाइना में क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहां पर क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट के जाने का भय नहीं है कि अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करेगी उनके लिए तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट आए ना। लेकिन उसी के बगल में इंडिया में भी सेम सिचुएशन थी, लेकिन यहाँ पर क्या था, चूंकि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और उस डेमोक्रेटिक सिस्टम ने उस टाइम की गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया कि अगर आप काम नहीं करते हो तो आपको ये पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम पब्लिक इग्नोर कर दे और दूसरे लोगों को पावर में लेके आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है कि सरकार अगर इस साल अच्छा नहीं करेगी, काम नहीं करेगी लोगों के लिए, तो क्या होगा, वहां पर जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम इलेक्ट होके आए ही। क्लियर। अब दूसरी बात, दूसरे पे आते हैं, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कैसे इंप्रूव करती है, इसमें क्या होता है कि एक ही टाइम पे मान के चलते हैं कि बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है। जब बहुत ज़्यादा लोगों से कोई चीज़ अधिक हम लोग डिस्कशन करेंगे तो उस वहाँ पर क्या होगा, जो भी फॉल्स होने की संभावना है, जो भी गलत होने की संभावना है, वो काफ़ी कम हो जाएगी। भले ही इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जो भी गलतियाँ होंगी वो कम होने की इसमें पॉसिबिलिटी बनी रहती है, और इस वजह से जो डेमोक्रेसी है वो बेहतर अच्छे डिसीजन लेने में की पॉसिबिलिटी होती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर इतने ज़्यादा रिलीजन हैं, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इतनी ज़्यादा
पहनने ओढ़ने और ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, तो वहाँ पर ये पूरी पॉसिबिलिटी है। और इतने ज़्यादा विचारधाराओं के लोग रहते हैं, तो इट इज़ चांसेस टू हैव डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा विविधता होगी, वहाँ पर निश्चित तौर पर वैचारिक रूप से आपकी ये संभावना होगी कि वहाँ पर तनाव और टकरार की स्थिति बनी रहे। और राजनीतिक रूप से भी चूंकि कोई स्थायी नहीं होता है, अतः यहाँ पर क्या होता है, उन डिफरेंसेस को मैनेज करते हुए भी वहाँ पर उन चीज़ों को इतनी ज़्यादा, जहाँ पर डाइवर्सिटी हो, जहाँ इतनी लैंग्वेजेस हों, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या होता है, पॉलिटिकली रूप से चूंकि कोई भी स्थायी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आज कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई आज मेजोरिटी में हो तो वो कल ही होगा, या आज जो लैंग्वेज बोलने वाले आज ज्यादा लोग हैं, जरूरी नहीं कि वो कल भी वो हो रहे, कल भी वही जो है पावर में बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो डेमोक्रेसी है वो जो पावर में होगा वो चेंज हो सकता है, ये पूरी पॉसिबिलिटी रहती है यहाँ पर। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जो डेमोक्रेसी है वो सिटीजन्स की डिग्निटी को बना कर रखती है। कैसे? लोगों में एक ये भाव रहता है कि अगर कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कैसा है, अगर कोई मेजोरिटेरियन अप्रोच अपनाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा बना ही रहेगा, ठीक है। या कोई लैंग्वेज के बेस पे या किसी बेस पे अगर कम है तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम पे आगे नहीं आएगा। और ये पूरी की पूरी जो डेमोक्रेसी की जो प्रिंसिपल है, जो पॉलिटिकल इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, वो इस पे पूरी तरीके से लागू होता है। तो इंडिविजुअल डिग्निटी है उसको इनहेंस करता है डेमोक्रेसी। ओके, अब बात करते हैं फाइनली क्या है। फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट ओन मिस्टेक। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि पिछले गवर्नमेंट के जो करप्शन के मैटर होते हैं वो नेक्स्ट गवर्नमेंट में आते हैं। यानी कि अगर किसी गवर्नमेंट ने गलत किया है और उस गलती को उसने या तो सुधार सकता है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं सुधारता है तो इसमें ये पूरी संभावना है कि वो गलती या वो करप्शन कभी न कभी निकल के आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा दिनों तक उसको दबा के नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बेहतर अच्छी चीज़ है। इसमें क्या होता है कि करप्शन के चांसेस क्या, गवर्नमेंट की गलत काम करने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो निश्चित तौर पर उन चीज़ों को बाहर। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो लास्ट है, डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसे नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंस है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म कैसी हो सकती हैं। जैसे मोनार्की, बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, बहुत सारी पहले जो राजाओं के जो राजा होते थे, जैसे बहुत अभी आप जनरली देखा होगा भूटान में और नेपाल में जल्दी ही डेमोक्रेसी आई है, वहाँ पर पहले मोनार्की थे, राजा थे, राजतंत्र था। ब्रिटेन में आप देखो, ब्रिटेन में कैसा है, लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे जो राजा है वो राजशाही है, लेकिन वहाँ पर भले ही पार्लियामेंट है लेकिन राजा है। बहुत जगह ऐसे जर्मनी है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं यहाँ पर मोनार्की है, आज भी है, ठीक है। दूसरी एक फॉर्म हो सकता है जो नॉन डेमोक्रेटिक है, वो डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप का मतलब वहाँ पर लोगों के राइट्स का कोई मायने नहीं होता है, जो राजा चाहे वही राजा करता है, वो अच्छा हो, पब्लिक के लिए अच्छा हो, ना हो नेशनल इंटरेस्ट में हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। इसमें सबसे कुख्यात नाम जो आता है इस टाइम पे वो आता है नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया में आप लोग न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप में लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स वहाँ पर उनका कोई वैल्यू नहीं होती है। और एक होता है वन पार्टी सिस्टम रूल। वन पार्टी सिस्टम का मतलब वहाँ कोई भी अपोज ही नहीं करने वाला है, कोई विरोध ही नहीं करने वाला है, ठीक है। जब हम नेक्स्ट चैप्टर आपका देखेंगे तो वहाँ पर जरूर देखेंगे कि पार्टी, जब पार्टी सिस्टम देखेंगे तो पार्टी सिस्टम में जरूर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है तो वहां पर ऑपोजिशन इतना प्रेशर क्रिएट करता है गवर्नमेंट को कि वो चीजों को कंट्रोल करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो वन पार्टी सिस्टम भी डेमोक्रेटिक ना होने का एक बड़ा कारण है। क्लियर? अब बात करते हैं बट डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल पीपल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भले ही कितनी भी अच्छी डेमोक्रेसी क्यों ना हो, कितने भी वहां पर गवर्नमेंट अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जब लोगों का अगर जब तक एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जब तक लोग अपने राइट्स को, अपने एजुकेशन पॉलिसी को, अपनी हेल्थ पॉलिसी के प्रति
जागरूक नहीं होंगे तब तक वो डेमोक्रेसी एक हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं होगी। क्लियर? तो इन चीज़ों को हमने पूरा का पूरा देख लिया है कि क्या डेमोक्रेसी क्या थी, वो क्यों, उसके फीचर्स क्या थे, क्यों ज़रूरी है, वो किस तरीके से अलग हैं, वहाँ पर राइट्स नहीं होते हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट की होती हैं, और सबसे लास्ट में जो सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, वाइडली शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।